नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों को। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास का गुरुवार शाम 7:15 बजे अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे 1 मई से 90% तक झुलसी हालत में अस्पताल में भर्ती थी। गिरिजा व्यास की पार्थिव देह देर रात उदयपुर लाई गई और शुक्रवार सुबह उनके दैत्य मगरी स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखी गई। शाम 4 बजे उदयपुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। गिरिजा व्यास 31 मार्च को गणगौर पूजन के दौरान हादसे का शिकार हुई थी, जब दीपक से उनकी चुन्नी में आग लग गई थी। उन्हें पहले उदयपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर हालत गंभीर होने पर अहमदाबाद रेफर किया। उनके निधन पर कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के नेताओं ने शोक जताया। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की मुलाकात हुई। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, धर्मेंद्र राठौड़ और अन्य नेता भी मौजूद रहे। सभी ने वीआईपी लॉन्ज में एक दूसरे से औपचारिक चर्चा भी की। राजस्थान जल जीवन मिशन में हुए 900 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी को अदालत से 3 दिन की अंतिम जमानत मिली है। विशेष पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश खगेंद्र कुमार शर्मा ने 8 से 10 मई तक की यह राहत दी है। यह अंतिम जमानत महेश जोशी को उनकी पत्नी कौशल देवी के अंतिम संस्कार के बाद होने वाले पारिवारिक रीति रिवाजों को निभाने के लिए दी गई। जोशी की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने अदालत में कुल 9 दिन की अंतिम जमानत का आग्रह किया था, लेकिन अदालत ने केवल 3 दिन की मंजूरी दी। महेश जोशी को ईडी ने 24 अप्रैल की शाम को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें न्यायाधीश के घर पर पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया। ईडी का आरोप है कि जोशी के मंत्री रहते जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए के टेंडरों में गड़बड़ी हुई। इसके साथ ही बिचौलिया के जरिए रिश्वत लेन देन का भी किया गया। इस मामले में ईडी पहले ही कई ठेकेदारों और अधिकारियों और दलालों से पूछताछ कर चुकी है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शुक्रवार को बांसवाड़ा स्थित गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां विश्वविद्यालय के एनसीसी कैंडिडेट से गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। कुलपति प्रोफेसर के एस ठाकुर ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन भी किया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर के उद्यान का निरीक्षण भी किया और वहां स्थापित जनजातीय संग्रहालय का अवलोकन किया, जहां उन्हें आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिली। इसके बाद राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन में शिक्षक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला में भी भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में किसी एक दिन या कुछ महीनों में नहीं, बल्कि इसे बनाने में 400 कुलपति और 1400 से अधिक शिक्षाविदों ने योगदान किया। यह नीति शिक्षा की गुणवत्ता, समावेशिता और व्यापकता को नए स्तर तक ले जाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। इसके अलावा राज्यपाल ने कहा कि यह शिक्षा नीति गांव-गांव तक पहुंचे, इसके लिए सभी स्तरों पर जिम्मेदारियां तय की गई और कई संस्थाएं इस दिशा में कार्यरत भी हैं। राजस्थान में शिक्षा विभाग एक नवाचार के तहत जल्द ही चलते फिरते स्कूल शुरू करने जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य हर साल 1 लाख से ज्यादा ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ना है। इन मोबाइल स्कूलों की शुरुआत पहले उन क्षेत्रों में होगी जहां घूमंतु जातियों की संख्या अधिक है और स्थायी स्कूलों की सुविधा नहीं है। पहले चरण में हर जिले में 2 चलते फिरते स्कूल शुरू किए जाएंगे, जिनकी कुल संख्या करीब 100 होगी। एक ऐसी बस को स्कूल में परिवर्तित कर इसमें एलईडी टीवी, प्रोजेक्टर, डिजिटल ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, खेल सामग्री और अन्य शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध भी कराए जाएंगे। हर बस की लागत लगभग 1 करोड़ रुपए आकी गई है। इन स्कूलों में एलकेजी से 5वीं तक की कक्षाएं भी संचालित होंगी। प्रत्येक स्कूल में 15 से 24 छात्रों को पढ़ाया जाएगा। स्थानीय शिक्षकों को प्राथमिकता भी दी जाएगी, जिससे भाषा और संस्कृति का समावेश बेहतर हो सके। राजस्थान में शुक्रवार सुबह से मौसम ने करवट ली और तेज आंधी व बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। जयपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू सहित कई जिलों में धूल भरी आंधी चली, जिसकी रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इस आंधी से जयपुर में कई स्थानों पर पेड़ और सोलर पैनल गिर गए, जिससे ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। अजमेर रोड और खातीपुरा क्षेत्र में पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ, जबकि हरमाड़ा में रात को तेज अंधड़ से घरों की छतों और खेतों में लगे सोलर पैनल क्षतिग्रस्त हो गए। भरतपुर के कामा कस्बे में सबसे ज्यादा 77 मिमी करीब 3 इंच बारिश दर्ज की गई। इसी खिलाफ झुंझुनू के पिलानी में 20.1 मिमी, जैसलमेर के सम में 31 मिमी और गंगानगर में 11.5 मिमी बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़कर पूरे राजस्थान में बारिश और आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। जयपुर के मानसरोवर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने है, जहां पुलिस कमिश्नर साउथ जिले के एसआई मदन लाल का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। 1 मिनट 29 सेकंड के इस वीडियो में एसआई एक व्यक्ति से पैसे लेते दिखाई दे रहे हैं और पूछते हैं, पैसे तो पूरे हैं ना।
जिस पर व्यक्ति जवाब देता है, पूरे हैं सर जी, छोटे भाइयों का ध्यान रखा करो। यह पूरा मामला गंगा जमुना पेट्रोल पंप के पास 4 माह पहले खुले कैफे से जुड़ा है। इसमें संचालक का आरोप है कि एसआई ने उसके हुक्के का बार चलाने के बदले 15,000 रुपए मासिक देने को कहा था ताकि छापा ना पड़े, लेकिन 13 फरवरी को डीएसटी ने रेड की ओर 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद संचालक ने मासिक देना भी बंद कर दिया, जिससे नाराज एसआई ने 2 बार और छापे मारे। 30 अप्रैल की देर रात तीसरी बार छापा मारकर कर्मचारी करण सिंह को थाने ले जाया गया। उसके छोड़ने के एवज में 10,000 रुपए मांगे गए, जो वीडियो में दिए जाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एसआई कारण को छोड़ते भी नजर आ रहे हैं। संचालक ने यह भी आरोप लगाया कि एसआई के इशारे पर 25 अप्रैल को कुछ युवकों ने कैफे पर पथराव भी किया, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज में हुई। डीडवाना थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में रह रहे सभी बाहरी लोगों की पहचान की मुहिम शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत विशेष रूप से उन लोगों पर नजर रखी जा रही है जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे अवैध रूप से रह रहे हैं। पुलिस की अलग अलग टीमों के द्वारा मिठाई के कारखाने, सुनार की दुकानों पर कार्यरत बाहरी, खासकर बंगाली नाम से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की गहन जांच की जा रही है। थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने बताया कि कुछ लोग बांग्लादेशी मूल के हैं, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुद को भारतीय बंगाली बताकर यहाँ रह रहे थे। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इन अवैध नागरिकों को अपने यहाँ कार्य पर रखा है, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की अन्य जांच एजेंसियां भी पुलिस के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं और इन सभी संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यही नहीं, जिन व्यक्तियों ने अब तक अपने किराएदारों या कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन नहीं करवाया, उन्हें थाने में आकर सत्यापन कराना भी अनिवार्य किया गया है। ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। अजमेर पुलिस ने शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। इस कार्रवाई के तहत विभिन्न इलाकों से 410 संदिग्धों को हिरासत में लेकर किंचनगंज थाने ले जाया गया। पुलिस इन सभी की दस्तावेज और पहचान की गहनता से जांच कर रही है। सीओ नॉर्थ रुद्र प्रकाश ने जानकारी दी कि पुलिस को शहर में कुछ लोगों के अवैध रूप से निवास करने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम गठित की गई और शहर के कई क्षेत्रों में छापेमारी भी की गई। छापेमारी के दौरान 410 ऐसे लोग मिले जिनके पास भारतीय नागरिकता से संबंधित कोई ठोस दस्तावेज नहीं थे। इन सभी को तुरंत हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लोग भारत में कब और कैसे आए, कितने समय से यहाँ रह रहे हैं और इनका उद्देश्य क्या है। जालौर जिले के मांडवला गांव में बजरी माफिया से जुड़े कुछ लोगों के द्वारा एक मजदूर और उसकी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित जोराराम ने पुलिस अधीक्षक एसपी को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें गांव के 4 लोगों समिया पुत्र नरमा, तेजा पुत्र पकिया, नारायण पुत्र पकिया और जातिया पुत्र नरसा पर जानलेवा हमला करने और लगातार धमकाने का आरोप लगाया गया है। अपनी शिकायत में जोराराम ने बताया कि वह खेती मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। 29 अप्रैल की रात जब वह काम से लौटकर अपनी पत्नी के साथ घर में सो रहा था, तभी रात करीब 11 से 12 बजे के बीच आरोपी लाठियां लेकर उसके घर पर आ धमके। उन्होंने घर के बाहर गाली गलौज और उनसे बाहर निकलने के लिए उकसाया। जब जोराराम बाहर नहीं निकला तो आरोपियों ने लोहे की फाटक को पीटना शुरू कर दिया। इसी के साथ पीड़ित ने आगे आरोप भी लगाया कि उसके हाथ जोड़कर अपनी गर्भवती पत्नी की खराब तबीयत का हवाला देते हुए बाहर न आने की विनती भी की, लेकिन हमलावरों ने पत्थर फेंककर घर में तोड़फोड़ की। जब उसने अपने मोबाइल फोन से उनकी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी और कहा कि उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो वह उसे मार देंगे। कुचामन सिटी में भीषण गर्मी और पानी की बढ़ती किल्लत को देखते हुए जलदाय विभाग से राहत पहुंचाने के लिए निःशुल्क पेयजल परिवहन योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत आज से कुचामन शहर के उन 19 बाड़ों में जहां नियमित जल आपूर्ति बाधित है या पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है, वहां 4 टैंकरों के माध्यम से मुफ्त पेयजल की आपूर्ति भी की जा रही है। राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही यह योजना गर्मी के मौसम में नागरिकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से लागू की गई है। जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता रवि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कुचामन शहर में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और जल संकट को स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में विभाग में तत्परता दिखाते हुए इन बाड़ों की पहचान की जहां जल आपूर्ति में कमी बनी हुई है। इन बाड़ों में जल वितरण की निगरानी के लिए विभागीय कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और टैंकरों की समयबद्ध सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। जलदाय विभाग का उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक पीने के पानी की समस्या से परेशान न हो और हर जरूरतमंद तक स्वच्छ पेयजल भी पहुंचे। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।